तो हम लोग अभी तक कोरोना वायरस के बारे में जाने हैं अच्छे से कि वो कोरोना वायरस क्या होता है, कैसे काम करता है, शरीर के अंदर कैसे पहुंचता है। उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, इम्यून सिस्टम में क्या क्या सब कंपोनेंट होता है। उसके बाद हम लोग वैक्सीन के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद सैनिटाइजर कैसे काम करता है उसके बारे में जान चुके हैं। अगर वो सब आप नहीं जानते हैं तो वो सब पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, वहाँ जा कर के आप वो वाला वीडियो पहले देखिए, उसके बाद आगे जानिएगा। आज हम लोग RT-PCR टेस्ट के बारे में जानेंगे कि RT-PCR टेस्ट कैसे किया जाता है, उसमें क्या होता है, क्या देखा जाता है जो कि पॉजिटिव बताया जाता है, क्या देखा जाता है जो कि निगेटिव बताया जाता है। तो वो चीज़ जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। आइए हम शुरू करते हैं RT-PCR टेस्ट। ठीक है, तो RT-PCR टेस्ट आज हम लोग करने वाले हैं। RT-PCR टेस्ट में क्या होता है, नाम आप सुने होंगे, RT-PCR टेस्ट होता है। RT-PCR का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये RT-PCR का फुल फॉर्म हो गया। तो उसके बाद देखिए हम लोग पढ़े थे कि कोरोना वायरस जो होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है। क्या होता है? सिंगल। कोरोना वायरस क्या है? RNA वायरस है। तो RNA क्या होता है? सिंगल हेलिक्स होता है। और DNA क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। तो कोरोना वायरस क्या होता है? RNA वायरस होता है। RNA में क्या होता है? RNA जो होता है सिंगल हेलिक्स होता है। हम लोग RNA DNA के बारे में पढ़ चुके हैं। RNA क्या होता है? सिंगल हेलिक्स होता है। और DNA क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है RNA को नहीं डिटेक्ट कर पाते। हमारे पास ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जो कि RNA को डिटेक्ट कर सके। ठीक है, तो हम लोग DNA को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे वायरस को डिटेक्ट करेंगे? कोरोना वायरस तो RNA वायरस है। तो क्या करते हैं हम लोग? कोरोना वायरस को क्या करते हैं? RNA वायरस है तो सिंगल हेलिक्स उसमें रहता है। अब क्या करेंगे? सिंगल हेलिक्स अगर हम ऐड कर देते तो डबल हेलिक्स का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? डबल हेलिक्स का रूप ले लेगा। तो डबल हेलिक्स मतलब DNA। अब क्या होगा? ये DNA के स्ट्रक्चर में आ गया है। तो DNA को तो हम लोग डिटेक्ट कर ही सकते हैं। तो DNA को ही डिटेक्ट कर सकते हैं हम। लेकिन ये क्या है? RNA है। सिंगल RNA को ऐड कर देंगे तो DNA का स्ट्रक्चर वो ले लेगा। अब उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल किस में करते हैं? RT-PCR टेस्ट में करते हैं। RT-PCR टेस्ट में हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस कैसे इसमें है या नहीं है। तो हम लोग क्या चीज़ देखते हैं? DNA देखते हैं। DNA क्या है? RNA से बनाया हुआ जो सिंगल हेलिक्स को डबल किए हैं उसको DNA का स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो प्रॉपर DNA नहीं है, उसी स्ट्रक्चर के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब देखिए DNA जो होता है, DNA से हम लोग RNA बनाते हैं। DNA को अगर तोड़ेंगे, ये DNA है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो RNA बनाएंगे, मतलब सिंगल हेलिक्स में बदल देंगे। इसको सिंगल हेलिक्स में बदल जाएगा तो DNA किस में बदल गया? RNA में। ये DNA है, DNA, ये है RNA। तो हम लोग DNA से RNA में बदलते हैं तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। जब DNA को RNA में बदलते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा कर रहे हैं, हम लोग RNA को DNA में बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं? RNA को DNA में बदल रहे हैं। तो जब RNA को DNA में बदलेंगे तो रिवर्स हो रहा है, उल्टा कर रहे तो रिवर्स हो रहा है, तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसी के कारण इसका नाम RT-PCR पड़ा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाम समझ में आ गया क्यों पड़ा? क्योंकि हम DNA से RNA बनाते थे, लेकिन अब RNA से DNA बना तो उल्टा बना रहे, रिवर्स कर रहे हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसका प्रोसेस हो रहा है। मतलब RNA से क्या बन रहा है? DNA बन रहा है। तो यहाँ से नाम पड़ गया RT-PCR। अब देखिए हम जो DNA बनाते हैं RNA से लेकर के, तो RNA किसका रहता है? कोरोना वायरस का RNA रहता है। तो कहाँ से लेते हैं हम लोग अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है ना, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उसका चेक करेंगे, पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, पॉजिटिव है या नहीं है, तो उसका हम सैलिवा लेते हैं। क्या लेते हैं? सैलिवा लेते हैं। मुंह से या नाक से सैलिवा लेते हैं। सैलिवा में कोरोना वायरस है या नहीं है वो जानने के लिए क्या करते हैं? उसका सैलिवा लेते हैं। तो सैलिवा में कोरोना वायरस है कि नहीं है वो जानेंगे जब हम ये टेस्ट करेंगे तब। तो टेस्ट में क्या देखा जाता है जो कि पता चलता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अब देखिए उसी को जानेंगे अभी हम। तो एक होता है CT स्कैन नहीं, CT ओनली CT का फुल फॉर्म होता है साइकिल थ्रेशोल्ड। क्या होता है? साइकिल थ्रेशोल्ड होता है इसका फुल फॉर्म CT का। तो यही CT वैल्यू हम
पता करेंगे CT वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो CT वैल्यू का ये ग्राफ है, ये क्या है, CT वैल्यू का ये ग्राफ है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होता है वो 35, उसका क्या होता है, बेस होता है। 35 क्या होता है, 35 क्या होता है, बेस होता है। थ्रेशोल्ड वैल्यू का 35 बेस होता है। अगर हम लोग इसमें चेक कर रहे हैं किसको, कोरोना वायरस का RNA को डाल करके DNA बना करके देख रहे हैं, तो DNA कितना साइकिल बनाएंगे। अगर एक बार ये ऐसे करके हो रहा है तो ये क्या होगा, सिंगल साइकिल हो गया। तो ऐसा ऐसा हम लोग 35 साइकिल बनाते, कितना, 35 साइकिल बनाते। टेस्ट करने के लिए 35 साइकिल का जरूरत पड़ता है। 35 साइकिल का क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। ऐसा ऐसा क्या करेंगे, 35 बार इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब जा करके हमको डिटेक्ट होगा कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है या कोरोना वायरस उसमें है या नहीं है। ये पता चलेगा कब, जब उसका 35 साइकिल हम ऐड कर देंगे, RNA को DNA में बदल देंगे, 35 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तब। अब जब 35 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तब उसको हम लोग क्या करेंगे, RT-PCR टेस्ट करने के लिए डालेंगे, तो उसमें CT वैल्यू देखा जाएगा। तो CT वैल्यू का 35 क्या है, बेस हो गया। 35 से अगर आगे इसका वैल्यू गया, 35 से अगर आगे वैल्यू गया, मतलब क्या, 35 साइकिल तक, साइकिल 35 को बनाए ना हम, तो 35 साइकिल तक अगर कोरोना वायरस डिटेक्ट हो गया, मेरा कोरोना वायरस अगर 35 साइकिल में डिटेक्ट हो गया, ठीक है, तो बोलेंगे क्या है, वो पॉजिटिव है। अगर 35 साइकिल के बाद भी डिटेक्ट नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या है, वो नेगेटिव है। मतलब क्या कि थ्रेशोल्ड वैल्यू का, अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू 35 से अगर ज़्यादा आएगा तो पर्सन क्या होगा, नेगेटिव टेस्ट होगा, उसका कोरोना वायरस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर 35 से ज़्यादा मतलब कम आ रहा है उसका वैल्यू, 35 से कम आ रहा है तो क्या आएगा, कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया है वो, मतलब उसके अंदर कोरोना वायरस आ गया है, ठीक है। तो देखिए जितना यहाँ पर देखिए, थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर कम है, थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर कम है, क्या है, कम है, 35 से कम है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब 35 से अगर कांटा इधर गया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू 35 से क्या है, ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। समझ में आ गया ये। अब देखिए, तो इसमें दो बात का ध्यान रखना है कि अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू ज़्यादा आ रहा है तो वायरस का संख्या क्या होगा, उसमें कम होगा, और थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर कम आ रहा है तो वायरस का संख्या ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं सोचना है हमको कि अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू मेरा कम है तो वायरस मेरा ज़्यादा है तो हम जल्दी मर जाएंगे, या थ्रेशोल्ड वैल्यू मेरा ज़्यादा है तो वायरस मेरे में कम है तो हम बच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वायरस वो आपका वैल्यू परमानेंट नहीं दिखा रहा है, वो टेम्पोररी वैल्यू दिखाया आपका। अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आपका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है तो आप तो पॉजिटिव हो गए, लेकिन अगर कम आ रहा है तो अगर आपको कोरोना वायरस है, कम मात्रा में है, लेकिन वो यहाँ पर डिटेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अभी क्या हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं किया शरीर के अंदर। अगर अंदर शरीर में है तो RT-PCR टेस्ट तुरंत वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि वायरस को मल्टीप्लाई होने में समय चाहिए। अगर शरीर के अंदर वायरस है तो मल्टीप्लाई होने में समय लगेगा, और अगर वायरस तुरंत आया हुआ है उसमें टेस्ट करवाएंगे तो निगेटिव हम आएंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद हम पॉजिटिव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं किया था। अब धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, मतलब हम कोरोना वायरस बाद में पॉजिटिव हो जाएंगे अगर मेरे अंदर वायरस है तो। मतलब क्या कि RT-PCR टेस्ट कभी कभी गलत बताया जाता है। टेस्ट गलत नहीं है, टेस्ट सही है, लेकिन उस समय में कोरोना वायरस उसके अंदर शरीर के अंदर इतना कम था कि डिटेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है। वायरस होते हुए भी डिटेक्ट नहीं हो पाया। 35 साइकिल के बाद भी कोरोना वायरस नहीं डिटेक्ट होगा तो कैसे बताएगा रिजल्ट। अब 35 साइकिल के बाद अगर कोरोना वायरस है तो निगेटिव बताएगा ये सिर्फ, है ना। और हम कुछ दिन वेट करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वायरस मल्टीप्लाई होगा तो संख्या बढ़ेगा और उसके बाद फिर हम टेस्ट करवाएंगे तो वो 35 के नीचे चला जाएगा अपने आप, है ना। क्योंकि उसके 35 साइकिल के पहले ही उसमें क्या आ जाएगा, कोरोना वायरस डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा थ्रेशोल्ड जो है, ये साइकिल थ्रेशोल्ड यही वैल्यू दिखाता है कि कोई पर्सन कोरोना वायरस पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये कोरोना वायरस का टेस्ट हो गया। अभी इसके आगे अभी खत्म नहीं हुआ, इसके आगे अभी हम बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। ठीक है, तो आगे जानते हैं अब। तो वो वाला जो अभी आप देखें, वो जो स्क्रीनशॉट लिए ना उसको अच्छा से लिख लीजिएगा
और वो उसको अभी एक बार और समझते हैं अच्छे से, इस ग्राफ से देखते हैं, ठीक है। तो उसमें अभी आप समझ गए कि कैसे कैसे काम करता है, ये वाला अभी ग्राफ बताएं, ये समझ में आ गया। अब इसको इसमें देखते हैं। तो जो CT वैल्यू होता है, जो CT वैल्यू होता है वो कोरोना वायरस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर CT वैल्यू ज़्यादा है तो कोरोना वायरस का संख्या क्या रहेगा, कम रहेगा। और अगर कोरोना वायरस ज़्यादा है तो CT वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, देखिए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब ये देखिए, ये वाला क्या है, ये जो लाइन में ये जो ग्राफ जा रहा है इसी को, यही मेन है। तो यहाँ से हम दिखा रहे हैं कि ये इधर से कहाँ जा रहा है, घट रहा है। कोरोना वायरस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कोरोना वायरस क्या होगा, जब ये CT वैल्यू, क्या है CT वैल्यू दिखा रहे हैं, ये CT वैल्यू है। जब ये 35 से आगे बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब कोरोना वायरस की संख्या क्या होगा, घटेगा। तो ये CT वैल्यू है, ये वाला नीचे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 है ना। इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, कोरोना वायरस घटना शुरू हो जाएगा। तो कोरोना वायरस क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, वो खत्म। कोरोना वायरस के शरीर से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब वो कोरोना वायरस निगेटिव हो जाएगा। और अगर किसी का वैल्यू यहीं पर आ गया, 0 में आ गया, 5 पर आ गया, 10 पर आ गया, 15 पर आ गया, 20 पर आ गया, 25 पर आ गया, 30, तो मतलब यहाँ से कोरोना वायरस धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। जितना ज़्यादा इधर रहेगा उतना ज़्यादा कोरोना वायरस उसके शरीर के अंदर है, और जितना ज़्यादा इधर रहेगा उतना कम कोरोना वायरस उसके शरीर के अंदर है। अब 35 के बाद अगर जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो, कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। समझ गए। तो ये CT वैल्यू का ग्राफ है। तो CT वैल्यू समझ में आ गया। इसी का इस्तेमाल RT-PCR टेस्ट में किया जाता है। तो RT-PCR समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी दिक्कत इसमें हुआ होगा अगर बाय चांस, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम एक चीज़ और जानते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर देखे होंगे, उंगली में लगाया जाता है, उसके बारे में जानते हैं कि वो क्या काम करता है, ठीक है। तो पल्स ऑक्सीमीटर ये क्या है, मेडिकल डिवाइस है जिसमें हम लोग पल्स रेट, ऑक्सीजन का परसेंटेज, ठीक है, पल्स रेट, ऑक्सीजन का परसेंटेज और क्या, परफ्यूजन इंडेक्स। परफ्यूजन इंडेक्स, ये 3 चीज़ को हम उसमें देखते हैं, है ना, कि क्या क्या उसमें रेट दिखा रहा है, वो देखने में मदद करता है, बताता है, ठीक है। काम कैसे कैसे करता है, देखिए क्या क्या उसमें होना चाहिए। तो पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल हम लोग फर्स्ट फिंगर में हमेशा करते हैं। किसमें करते हैं, फर्स्ट फिंगर में। आप देखे होंगे कभी कभी किसी का लगा हुआ भी फर्स्ट फिंगर में ही लगा रहता है। तो कौन सा फर्स्ट फिंगर लेना, ये हाथ का, ये हाथ, तो वो हाथ का इस्तेमाल करना है जो हाथ का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। कोई कोई आदमी लेफ्ट हैंडेड होता है, तो लेफ्ट हैंड अगर वो है तो उसका लेफ्ट हैंड का फर्स्ट फिंगर में ऑक्सीमीटर लगाएंगे। कौन सा, पल्स ऑक्सीमीटर बोलना है। अगर राइट हैंड से हैं तो इसका राइट हैंड का फर्स्ट फिंगर में लगाएंगे ऑक्सीमीटर, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीमीटर में, अब देखिएगा ऑक्सीमीटर में फोटो में देख सकते हैं कि ऑक्सीमीटर में एक तरफ आपको SpO2 दिखाएगा, SpO2 परसेंटेज। SpO2 परसेंटेज का फुल फॉर्म होता है सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज। मतलब ऑक्सीजन का परसेंटेज शरीर में कितना है वो दिखाता है। इसको वो किनारे में लिखा रहेगा SpO2 परसेंटेज। ये क्या दिखा रहा है, मतलब SpO2 परसेंटेज मतलब शरीर में ऑक्सीजन का मात्रा कितना है वो दिखाता है। तो अगर नॉर्मल व्यक्ति कोई है तो उसके शरीर में कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, तो 94% से ज़्यादा होना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, 94% से ज़्यादा। अगर 94% से कम है तो उसको ऑक्सीजन का शरीर में क्या है, कमी है, तो उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर देंगे, किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन के शरीर में हम क्या करेंगे, देंगे, है ना, या कुछ मेडिसिन देंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेवल उसको बढ़ाएंगे। अगर 94 से कम है तब, तो 94 से ज़्यादा ही होना चाहिए हमेशा। 95, 96, 97, 99, 100 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे 94 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये SpO2 क्या दिखाता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज दिखाता है, ठीक है। अब एक तरफ लिखाता है PI, मतलब परफ्यूजन इंडेक्स। परफ्यूजन इंडेक्स क्या दिखाता है, देखिए कि ये जो मेरे शरीर में जितना भी नर्वस सिस्टम काम करता है, जितना भी नर्व्स है, बहुत सारा नर्व्स क्या मोटा मोटा होता है, और बहुत बारीक बारीक नर्व्स हमारा ब्रेन में बहुत जगह में क्या होता है जहाँ पर ब्लड बहुत कम मात्रा में पहुँचता है ना। बाद में जब शरीर कमजोर हो जाता है तो वही हिस्सा में क्या होता है, ब्लड पहुँचना बंद हो जाता है, और वो हिस्सा क्या होता है, धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो अगर पूरा अंदर तक अगर मेरा ऑक्सीजन जा रहा है, मतलब ब्लड जा रहा है तो ऑक्सीजन भी जाएगा। अगर पूरा अंदर तक मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, तो उसको PI इंडेक्स में दिखाते हैं। परफ्यूजन इंडेक्स उसको कहते हैं कि मेरा ऑक्सीजन का जो मात्रा है पूरा अंदर नस तक जा रहा है, मतलब है ना, एकदम अंदर तक बारीक नस तक भी वो पहुंच रहा है, तो उसको परफ्यूजन इंडेक्स बोलते हैं। तो परफ्यूजन इंडेक्स का वैल्यू 2 से 20% के बीच में होना चाहिए। कितना, 2% से 20% के बीच में होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम
मिनिमम क्या होता है, एज के हिसाब से धीरे धीरे घटने लगता है, और मिनिमम 0.5 तक जा सकता है, 0.5% तक जा सकता है। और 0.5% से भी नीचे चला जाएगा तो वो एरिया उसका, वो पार्ट उसका काम करना धीरे धीरे क्या होगा, बंद कर देगा। उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, वो काम करना धीरे धीरे क्या करेगा, बंद कर देगा। तो इसको बोलते हैं परफ्यूजन इंडेक्स। दो चीज समझ में आ गया। अब एक चीज दिखाता है पल्स रेट। क्या दिखाता है, पल्स रेट। पल्स रेट कि मेरा जो धड़कन है वो कितना तेज धड़क रहा है, ठीक ना, धड़कन दिखाता है, पल्स रेट बोलते हैं उसको। तो वो हमारे शरीर में 60 से 90 के बीच में होना चाहिए। कितना, 60 से 90 के बीच में। 60 से कम है तो वो भी दिक्कत है, 90 से ज़्यादा है तो भी दिक्कत है। 60 से 90 के बीच में अगर है तो नॉर्मल उसको मानेंगे। तो ये मेरा पल्स ऑक्सीमीटर का बात हो गया। तो पल्स ऑक्सीमीटर समझ में आ गया आपको। अभी हम कुछ मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि इसका इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी अभी आपको हम मेडिसिन के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सा मेडिसिन इसका इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं अब कि ट्रीटमेंट में कौन कौन सा मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर शरीर में ऑक्सीजन लेवल का कमी हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन लेवल 94% से क्या हो गया, नीचे चला गया है, तो दो दवाई का इस्तेमाल होता है, दो मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। एक डेकामेथासोन, डेक्सामेथासोन बोलेंगे, डेक्सामेथासोन और रेमडेसिविर। सुने होंगे आप लोग रेमडेसिविर बहुत सारा न्यूज पर भी कि रेमडेसिविर क्या हो, क्राइसिस हो रहा है, मिल नहीं रहा है मेडिकल में। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल को क्या करता है, बढ़ा करके रखता है। और आदमी क्या किया, इसका डिमांड क्या किया, बढ़ा दिया, और इसका सप्लाई क्या बहुत कम था, इसीलिए क्या क्राइसिस हो गया इसका। ठीक है, न्यूज पर आप देखे भी होंगे रेमडेसिविर का। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल, अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो रेमडेसिविर का मेडिसिन लेना है ना। डेक्सामेथासोन फीवर से भी बचाता है, फीवर नहीं आने देगा। फीवर अगर बहुत तेज हो गया, किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो फीवर आ जाता है उसको, है ना, बताए थे। तो फीवर में क्या करेंगे, डेक्सामेथासोन भी देंगे, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की मदद करेगा, और रेमडेसिविर, दो दवाई है जो क्या करेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा। अब देखिए, जब वायरस हो जाता है, हमको पॉजिटिव हो जाते हैं, तो जिंक का मात्रा घटने लगता है। तो जिंक का मात्रा बढ़ा कर रखना, अगर जिंक का मात्रा घट जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो शरीर कमजोर हो जाएगा। तो जिंक बढ़ा करके रखना है। जिंक बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है हमको, क्या करना है, बॉयल अंडा, उबला हुआ अंडा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अंडा खाने में, उबला हुआ अंडा खा सकते हैं। गर्म दूध और गर्म पानी पीना है हमेशा, गर्म दूध और गर्म पानी, एक के बार 5 लीटर नहीं पी लेना है, तो 2-2 घोट करके पीना है थोड़ा थोड़ा देर पर, ताकि मेरा गला क्या रहे, गर्म रहे। अगर गला गर्म रहेगा, अगर बाई चांस मेरा वायरस एंट्री किया है, गला में ही अभी है, तो क्या होगा, वो वहीं पर क्या हो जाएगा, मर सकता है। तो गर्म दूध और गर्म पानी थोड़ा थोड़ा देर पर अगर पीते रहेंगे, गर्म दूध तो थोड़ी देर तक चलेगा, है ना, लेकिन गर्म पानी तो बार बार पी सकते हैं हम। तो गर्म दूध भी एक बार नहीं पी लेना है पूरा, थोड़ा थोड़ा करके आप पी सकते हैं। आप गर्म पानी थोड़ा थोड़ा देर पर क्या करना है, पीना है, ताकि ये सिर्फ क्या करे, जिंक नहीं बढ़ाएगा, ये गला को क्या करेगा, गर्म रखेगा, है ना। जिंक बढ़ाने के लिए उबला हुआ अंडा खाना है, क्या करना है, उबला हुआ अंडा खाना है। और एक मेडिसिन होता है जिंकोविट, क्या होता है, जिंकोविट। जिंकोविट कैप्सूल जो होता है उसमें क्या होता है, जिंक का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। अगर जिंक का कमी है तो जिंकोविट कैप्सूल खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो शुगर पेशेंट होता है, आप देख सुने होंगे कि शुगर पेशेंट जो होता है वो कोरोना वायरस अगर उसको हो गया है तो बचने का चांस बहुत ही कम होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि शुगर पेशेंट में क्या होता है, शुगर पेशेंट में जिंक का मात्रा एकदम खत्म हो जाता है। जिंक का मात्रा क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो जिंक का मात्रा अगर कम हो जाएगा तो उसका जो इम्यून सिस्टम वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है, शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब वो कोरोना वायरस से नहीं लड़ सकता है, तो क्या होगा, उसका मौत हो जाता है ना। तो जिंक का मात्रा बढ़ाना है, कैसे करना है, तो आप देखे होंगे जो इंसुलिन के इंजेक्शन पड़ता है, शुगर पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन पड़ता है, तो इंसुलिन में क्या होता है, जिंक रहता है। इंसुलिन में क्या रहता है, जिंक रहता है। इंसुलिन में जिंक का मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो वो क्या करता है, डेली जिंक का मात्रा बढ़ाता है ना। इंसुलिन में डाला हुआ रहता है जिंक। तो शुगर पेशेंट में जिंक का इंजेक्शन, मतलब इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। और अगर शुगर पेशेंट नहीं है, जिंक का मात्रा बढ़ाना है, तो जिंकोविट कैप्सूल खा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, विटामिन सी का जरूरत पड़ता है। विटामिन सी जो होता है ये क्या होता है, स्टोर नहीं हो सकता हमारे शरीर में, ये हम खाते हैं और ख़त्म हो जाता है। हमारे यूरिया के द्वारा, पसीना के द्वारा ये विटामिन सी क्या होता है, रिलीज हो जाता है तुरंत ही, है ना, ज़्यादा देर तक रह नहीं पाता है। तो हमको लगातार क्या करना है, फल का इस्तेमाल करना। कौन सा फल, खट्टा फल। जो फल खट्टा होता है, साइट्रस फ्रूट, वो खट्टा होता है,
तो उसमें क्या होता है, विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा रहता है। विटामिन सी के लिए क्या करना है, हमको फल खाना है, खट्टा वाला फल। और मल्टीविटामिन का कैप्सूल भी खा सकते हैं आप। मल्टीविटामिन का जब कैप्सूल लेना होगा तो जिंक वाला देख करके लेना है, जिंक उसमें लिखा हुआ है कि नहीं है। जिंक नहीं है तो वो मल्टीविटामिन नहीं लेना, वो सिर्फ विटामिन हो गया। मल्टीविटामिन में जिंक इंक्लूड रहना चाहिए, तब वो सही प्रॉपर काम करेगा। तो मल्टीविटामिन कौन सा, जिंक वाला मल्टीविटामिन रहेगा और जिंक का मात्रा भी रहेगा, ठीक है। और एक आता है जो जिससे हम लोग भाप लेते हैं, पानी को गर्म कर लेना है, उसका गर्म वाला भाप क्या करना, इनहेल करना शरीर में। इनहेल करेंगे तो मेरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो क्या हो, गर्म हो जाएगा। गर्म होने से क्या होगा, कोरोना वायरस का संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो भाप ले सकते हैं। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत सारे मेडिसिन इस्तेमाल होने के कारण हमारा ब्लड जो होता है वो गाढ़ा होने लगता है। क्या होता है, गाढ़ा होने लगता है। अगर ब्लड मेरा गाढ़ा होने लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगा शरीर के अंदर। ब्लड क्लॉटिंग अगर हो जाएगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा। तो हेमरेज होने से बचने के क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक कैप्सूल लेंगे ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो सके, जिसको एंटी कोगुलेंट्स कैप्सूल बोलते हैं। एंटी कोगुलेंट्स मतलब ये ब्लड को जमने नहीं देता शरीर के अंदर। शरीर के अंदर ब्लड जम जाएगा तो क्या होगा, हेमरेज हो जाएगा हमको, या पैरालिसिस भी हो जाता है। तो एंटी कोगुलेंट का कैप्सूल लेना है। तो ये मेरा मेडिसिन का हो गया, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। ऑक्सीजन का कमी होगा, डेक्सामेथासोन लेंगे, रेमडेसिविर लेंगे। जिंक का कमी होगा, जिंकोविट कैप्सूल लेंगे। गर्म अंडा खाएंगे, गर्म दूध पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे, ठीक है। शुगर पेशेंट में क्या होता है, जिंक का मात्रा कम होता है, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि जिंक का मात्रा क्या हो, बढ़ सके। इसीलिए शुगर पेशेंट को अगर कोरोना वायरस हो जाता है तो वो क्या होता है, जल्दी बचने का चांस नहीं रहता है, उसका बहुत कम रहता है। उसके बाद विटामिन सी लेना है। विटामिन सी किस में होगा, खट्टा वाला फल में। जो फल खट्टा होता है, खराब फल नहीं खा लेना है उठा करके, है ना, वो खट्टा खराब हो गया है। जो फल नेचुरली खट्टा होता है उसका बात कर रहे हैं। तो खट्टा फल खाना है, नेचुरल वाला, है ना, जो 10 दिन का रखा हुआ खराब वाला नहीं। भाप लेना है डेली। तो भाप लीजिएगा तो मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा, गर्म रहेगा, और कोरोना वायरस संख्या धीरे धीरे क्या होगा, घटने लगेगा। शरीर के अंदर मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, ब्लड क्या होता है, गाढ़ा होने लगता है। ब्लड अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगा। और जो मेरे शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम इतना महीन महीन नर्व्स होता है, पतला पतला नर्व्स होता है, कि उसमें अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो वो हिस्सा मेरा क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर दे, मतलब ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो हेमरेज बहुत जगह पर होता है, ब्रेन हेमरेज जरूरी नहीं है, मेरा हाथ काम करना बंद कर देगा, ये हाथ, तो पैरालिसिस उसको बोल सकते हैं हम लोग, पैरालिसिस हो जाएगा वहाँ पर। तो उससे बचने के लिए एंटी कोगुलेंट मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा उपचार हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ कोरोना, कोरोना का कितना प्रकार होता है, ठीक है, अच्छे से इसको जानेंगे। टाइप्स ऑफ कोरोना, वैक्सीन के बारे में जानेंगे कि वैक्सीन जो है, इसको सब, ये सब क्या डीप नॉलेज है, सारा कुछ बता चुके हैं पहले ही, लेकिन ये सब क्या है, जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा डीप नॉलेज होगा। अगर आपको डीप नॉलेज लेना है तो ये सब वीडियो आपको देखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ कोरोना, वैक्सीन के बारे में बताएंगे, ऑक्सीजन के बारे में बताएंगे, ऑक्सीजन से रिलेटेड सारा बात बताएंगे। प्रोन पोजीशन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आप सुने होंगे, उसके बारे में बताएंगे कैसे कैसे हो रहा है इसमें काम। उसके बाद वेंटिलेटर बारे में सुने होंगे, वेंटिलेटर मूवी वगैरह में दिखाया जाता है, वेंटिलेटर पर रखा जाता है, तो वेंटिलेटर कैसे काम करता है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है सारा, ये आज का टॉपिक हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।